द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी स्रोत सामग्री से सीधे तौर पर निकलता है। क्या मानव स्वभाव की एक खास समझ, जिसे अक्सर मैकियावेली से जोड़ा जाता है कि भाई मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, और साथ ही जिसे स्रोत डार्क साइकोलॉजी कहता है, मतलब दूसरों के छुपे इरादों और चालाकियों को समझने की काबिलियत, क्या ये चीज़ें हमें भावनात्मक चोट से पूरी तरह बिल्कुल बचा सकती हैं? तो अहम सवाल ये है, क्या ये ज्ञान, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री दावा करती है, वाकई एक ऐसी भावनात्मक प्रतिरक्षा या समझ लीजिए एक कवच बना सकता है कि इंसान फिर कभी भावनात्मक रूप से आहत महसूस ही ना करें? हमारी ये पूरी बातचीत ये साफ कर दें, स्रोत सामग्री में दिए गए तर्कों, उदाहरणों और दावों पर ही आधारित होगी। मेरा पक्ष ये रहेगा कि ऐसी समझ अगर सही तरह से अपनाई जाए तो भावनात्मक चोट से बचाव का एक बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक तरीका बन सकती है। और मेरा मानना ये है कि स्रोत सामग्री का ये दावा कि फिर कभी चोट नहीं लगेगी, ये वास्तविकता से थोड़ा परे है, एक तरह की अतिशयोक्ति है। मैं ये तर्क दूंगी कि यह मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जो जटिलता है उसको ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देता है, और शायद इसके कुछ अवांछनीय परिणाम भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी बिंदु से शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री एक कठोर, शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन एक बेहद व्यावहारिक सत्य हमारे सामने रखती है। देखिए, जब हम इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं, जैसा माकियावेली के हवाले से स्रोत कहता है कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी और चालाक होता है, और साथ ही डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों को समझते हैं, मेरा मतलब है उन तरीकों को जिनसे लोग अक्सर जानबूझकर या अनजाने में दूसरों का फायदा उठाते हैं, अपनी भावनाओं को छुपाते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है, तो हम भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत बनते हैं। अक्सर भावनात्मक चोट इसलिए लगती है क्योंकि हमारी उम्मीदें यथार्थवादी नहीं होती, या हम दूसरों के व्यवहार को सीधे अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक की तरह ले लेते हैं। स्रोत सामग्री कहती है, लोग अक्सर आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं। इस बात को समझना हमें सिखाता है कि हम अपनी उम्मीदों को वास्तविकता के धरातल पर रखें। देता है किसी का व्यवहार व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ उनकी मानसिकता का परिणाम है। जब हम इस यथार्थ को बिना किसी भ्रम के पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तो जैसा कि स्रोत बताता है, हमारा दिल चोट खाने से बच जाता है। ये एक तरह का भावनात्मक नियंत्रण है, एक मानसिक कवच, एक प्रतिरक्षा। मैं मानती हूँ कि इस स्रोत सामग्री कुछ बहुत दिलचस्प और विचार करने लायक बातें कहती है। ये समझ के लोग स्वार्थ से प्रेरित हो सकते हैं या चालाकी कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से दुनिया को देखने का एक नजरिया तो देती है, लेकिन मैं उस आखिरी निष्कर्ष से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इस ज्ञान के बाद आप कभी चोट महसूस नहीं करेंगे। ये दावा मुझे मानवीय अनुभव का एक अत्यधिक सरलीकरण लगता है। मानव स्वभाव और हमारे सामाजिक रिश्ते कहीं ज्यादा पेचीदा हैं, नहीं? क्या वाकई पूर्ण भावनात्मक प्रतिरक्षा संभव है? और अगर हो भी, तो क्या ये सचमुच में वांछनीय है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा रवैया हमें हर किसी पर शक करने वाला, बहुत ज्यादा निराशावादी और भावनात्मक रूप से दूसरों से कटा हुआ बना सकता है। गहरे सार्थक मानवीय रिश्तों के लिए थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी, यानी खुद को खुलने और चोट लगने की संभावना के प्रति खुला रहने की जरूरत होती है। मैकियावेली और डार्क साइकोलॉजी की समझ हमें कुछ स्थितियों में शायद चीज़ों को बेहतर परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद कर सकती है। हाँ, शायद छोटी मोटी निराशाओं के असर को कम कर सकती हैं, लेकिन क्या ये वाकई किसी करीबी दोस्त के विश्वासघात या किसी प्रियजन के धोखे से होने वाले गहरे भावनात्मक दर्द को पूरी तरह मिटा सकती है? मुझे इसमें शक है। स्रोत का विश्लेषण भावनाओं की गहराई और जटिलता को कम आंकता है। क्या ये भावनात्मक प्रतिरक्षा असल में भावनाओं को दबाना या उनसे इनकार करना नहीं है? और क्या सचमुच, जैसा स्रोत मैकियावेली के हवाले से कहता है, हर मानवीय कार्य केवल और केवल स्वार्थ से ही प्रेरित होता है? ये ढांचा शायद चोट लगने के बाद उससे उभरने में मदद कर सकता है, लेकिन चोट को लगने से पूरी तरह रोक देने का दावा मुझे अविश्वसनीय लगता है। मैं समझ रहा हूं आप किस नजरिए से देख रही हैं, लेकिन शायद हम चोट शब्द को अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। मेरा तर्क ये नहीं है कि दर्द महसूस ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है कि बौद्धिक समझ
उस दर्द को भावनात्मक चोट में बदलने से रोक सकती है। ये समझ हमें स्थिति को फिर से फ्रेम करने, उसे व्यक्तिगत न लेने और अपनी अपेक्षाओं को एडजस्ट करने की शक्ति देती है। ये दर्द का इनकार नहीं, बल्कि वास्तविकता की एक गहरी स्वीकृति है, जैसा श्रोत भी सुझाता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी सहकर्मी ने आपके आइडिया का क्रेडिट ले लिया। अगर आप श्रोत के नजरिए को अपनाते हैं तो आप सोच सकते हैं, ओके, ये मेरे काम की क्वालिटी पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की अपनी असुरक्षा या महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन है, उसकी मानसिकता का परिणाम है। क्या इस तरह की सोच उस स्थिति के भावनात्मक बोझ को कम नहीं करती? ये भावनात्मक नियंत्रण है, दमन नहीं। ये समझने की क्षमता है कि दुनिया कैसे काम करती है और उसमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कैसे मैनेज करना है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम स्थिति को कैसे फ्रेम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी इस बात पर सवाल उठाऊंगी कि क्या बौद्धिक समझ भावनात्मक प्रभाव को पूरी तरह नकार सकती है, खासकर जब मामला गहरा हो? आपके सहकर्मी वाले उदाहरण में शायद ये काम कर जाए, हाँ, जहाँ रिश्ता ज्यादा पर्सनल नहीं है। लेकिन सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस पर आपने गहरा भरोसा किया हो, कोई जीवन साथी, कोई करीबी दोस्त, और वो आपको धोखा दे। क्या उस वक्त सिर्फ ये सोच लेना कि यह उनकी स्वार्थी प्रकृति है, व्यक्तिगत नहीं, काफी होगा? क्या दिल टूटने का दर्द, वो विश्वासघात का एहसास सिर्फ एक बौद्धिक समझ से पूरी तरह मिट जाएगा? मुझे लगता है कि नहीं। गहरी मानवीय प्रतिक्रियाएं, दुख, गुस्सा, निराशा, वो हमारी समझ के बावजूद बनी रह सकती हैं और शायद रहनी भी चाहिए। दर्द महसूस करना इंसान होने का हिस्सा है। उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करना ना सिर्फ अवास्तविक है, बल्कि शायद भावनात्मक रूप से अस्वस्थ भी। श्रोत का यह दावा कि आप कभी चोट महसूस नहीं करेंगे, मानव अस्तित्व के एक बुनियादी पहलू को अनदेखा करता है। क्या हम अपनी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता को कम करके वाकई अजेय या बेहतर बन जाते हैं, या हम बस खुद को अनुभव के एक बहुत जरूरी हिस्से से काट लेते हैं? शायद अजेय शब्द को उसके चरम अर्थों में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे भावनात्मक लचीलेपन, रेजिलियंस के पर्याय के रूप में देखना चाहिए, यानी चोट लगने पर जल्दी संभल जाने की क्षमता। अच्छा, अब आते हैं मानव स्वभाव की परिभाषा पर, जैसा कि स्रोत उसे प्रस्तुत करता है। स्रोत मैकियावेली का हवाला देकर कहता है कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी और चालाक होता है। क्या यह मानना कम से कम व्यावहारिक स्तर पर सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, आत्मसंरक्षण के लिए जरूरी नहीं है? अगर हम ये मानकर चलते हैं कि लोग मुख्य रूप से अपने हितों के लिए काम करते हैं, तो क्या हम ज्यादा सतर्क और तैयार नहीं रहते? ये नजरिया, जैसा कि स्रोत बताता है, हमें भोलेपन और उसके कारण होने वाले धोखे से बचाता है। ये हमें दुनिया की एक यथार्थवादी तस्वीर देता है, भले ही वो तस्वीर हमेशा सुखद ना हो। ये हमें दूसरों के संभावित स्वार्थी व्यवहार के लिए मानसिक रूप से तैयार रखता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि स्वार्थ मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे समझना निश्चित रूप से उपयोगी है, हाँ, खासकर कंपटीशन या संघर्ष वाली स्थितियों में। लेकिन क्या मानव स्वभाव सिर्फ स्वार्थी है, जैसा कि स्रोत का जोर लगता है? यही मुझे आपत्ति है। ये एक खतरनाक सरलीकरण है। क्या सहानुभूति, परोपकार, सहयोग, निस्वार्थ प्रेम और गहरे सामाजिक बंधन मानव अनुभव के वास्तविक हिस्से नहीं हैं? बिल्कुल हैं। लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे दूसरों के लिए भी त्याग करते हैं, मदद करते हैं, जुड़ते हैं। स्रोत का ढांचा, जो मुख्य रूप से मैकियावेली और डार्क साइकोलॉजी यानी नकारात्मक और मैनिपुलेटिव पहलुओं पर केंद्रित है, मानव स्वभाव की इस ज्यादा सकारात्मक और जटिल तस्वीर को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। अगर हम सिर्फ स्वार्थ और चालाकी पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, तो क्या हम दुनिया का एक अधूरा और अत्यधिक निराशावादी नजरिया नहीं अपना लेंगे? क्या हम उन लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे जो वास्तव में नेक इरादे रखते हैं? देखिए, मेरा या शायद स्रोत का भी ये मतलब नहीं है कि सहानुभूति या परोपकार जैसी चीजें होती ही नहीं हैं। बिल्कुल होती हैं। मुद्दा ये है कि मूलभूत प्रेरणा क्या है, या कम से कम किस प्रेरणा को ध्यान में रखकर हम खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। स्रोत का तर्क यह है कि स्वार्थ एक शक्तिशाली और अक्सर प्राथमिक चालक है, और इसे समझना हमें भावनात्मक रूप से कमजोर होने से बचाता है। अच्छा, अब बात करते हैं भावनात्मक प्रतिरक्षा के अर्थ की। जैसा मैंने पहले कहा, मैं इसे भावनाओं के दमन के रूप में नहीं देखता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सूचित नियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता का मामला है। स्रोत में एक वाक्य है, मुझे याद आ रहा है, कोई भी धोखा दे या चोट पहुंचाए, आप शांत रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये उनके स्वभाव का हिस्सा है, आपके खिलाफ नहीं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ महसूस नहीं होता, नहीं, बल्कि ये कि आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा तर्कसंगत और कम आवेशपूर्ण होती है। आप स्थिति को व्यक्तिगत अपमान के बजाय एक वस्तुनिष्ठ घटना के रूप में देख पाते हैं। यह समझ आपको शांत रहने में मदद करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरों का व्यवहार अक्सर उनके अपने आंतरिक संघर्षों, असुरक्षाओं और मकसदों से प्रेरित होता है, ना कि सिर्फ आपसे। मैं आपकी व्याख्या की सराहना करती हूँ कि ये दमन नहीं, नियंत्रण है। ये एक अच्छा डिस्टिंक्शन है, लेकिन मैं अभी भी इसके संभावित नकारात्मक परिणामों को लेकर चिंतित हूँ। क्या भावनात्मक प्रतिरक्षा के इस लक्ष्य का लगातार पीछा करना अनजाने में ही सही भावनात्मक दमन या अलगाव की ओर नहीं ले जा सकता? अगर हम हर स्थिति में, हर बातचीत में लगातार खुद को ये याद दिलाते रहें कि ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ उनका स्वार्थ है, तो क्या हम धीरे धीरे दूसरों के साथ वास्तविक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने की अपनी क्षमता को ही कमजोर नहीं कर देंगे? क्या ये रवैया हमें हर किसी के प्रति अत्यधिक संदिग्ध और कैलकुलेटिव नहीं बना देगा? स्रोत एक जगह कहता है कि आपकी संवेदनशीलता उन्हें ताकत देती है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि हमें अपनी संवेदनशीलता को, जो हमें इंसान बनाती है, खत्म कर देना चाहिए? अगर हाँ, तो ये भावनात्मक सुरक्षा की बहुत बड़ी कीमत है। क्या हम ऐसी सुरक्षा चाहते हैं जो हमें अकेला और भावनात्मक रूप से बंजर बना दे? हाँ, ये निश्चित रूप से एक संतुलन साधने वाला सवाल है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसे इस तरह देखता हूं कि स्रोत हमें एक मानसिक उपकरण, एक मेंटल टूल दे रहा है, खासकर मुश्किल और नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने के लिए। ये हमें जरूरत से ज्यादा भोलेपन या आदर्शवाद से बचाता है, जो अक्सर चोट का कारण बनता है। क्या ये ढांचा रिश्तों को समझने और उनमें नेविगेट करने के लिए, विशेष रूप से जब हम धोखे, मैनिपुलेशन या स्पष्ट रूप से स्वार्थी व्यवहार का सामना करते हैं, एक उपयोगी मानसिक मॉडल नहीं है? स्रोत का दावा है कि इस समझ से आप किसी भी रिश्ते, धोखे या खेल से सुरक्षित रहते हैं। हो सकता है पूरी तरह सुरक्षित कहना थोड़ी अतिशयोक्ति हो, मैं मानता हूं, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि ये समझ हमें बेहतर तरीके से तैयार करती है और कमजोर होने से बचाती है? ये हमें शक्ति देता है कि हम दूसरों के व्यवहार से अपनी सेल्फ वर्थ की भावना को प्रभावित ना होने दें। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये समझ कुछ स्थितियों में एक उपयोगी उपकरण हो सकती है। बिल्कुल, मुश्किल लोगों या नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने में ये निश्चित रूप से मदद कर सकती है, लेकिन इसे एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में हर रिश्ते और हर बातचीत पर लगातार लागू करने की धारणा, जैसा कि स्रोत का कभी चोट नहीं लगेगी वाला दावा सुझाता है, यही समस्या है। अगर हम हर रिश्ते में, चाहे वो कितना भी करीबी या सकारात्मक क्यों न हो, इसी संदेहवादी मानसिकता के साथ प्रवेश करते हैं कि सामने वाला स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है और मौका मिलते ही भरोसे का फायदा उठाएगा, तो क्या हम रिश्तों की सबसे जरूरी नींव यानी विश्वास को ही नष्ट नहीं कर देंगे? विश्वास बनाने के लिए थोड़ी वल्नरेबिलिटी जरूरी होती है। अगर हम हमेशा अपना कवच पहने रहेंगे तो हम दूसरों को अपने करीब कैसे आने देंगे? क्या इस मानसिकता को पूरी तरह अपनाने से हम ज्यादा गणनात्मक, कम सहानुभूतिपूर्ण और अंततः कम मानवीय नहीं बन जाएंगे? स्रोत हमें भावनात्मक रूप से अजेय बनाने का वादा तो करता है, हाँ, लेकिन ये उस कीमत पर ज्यादा बात नहीं करता जो हमें चुकानी पड़ सकती है, यानी गहरा मानवीय जुड़ाव और विश्वास। क्या हम अजेय होकर भी अंत में अकेले रह जाना पसंद करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर स्रोत मेरे ख्याल से पर्याप्त विचार नहीं करता। ये निस्संदेह एक जटिल संतुलन है और आपने इसके संभावित नकारात्मक पहलुओं को सही ढंग से उजागर किया है। संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री एक शक्तिशाली और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। मैकियावेली के मानव स्वभाव के यथार्थवादी, भले ही थोड़े निराशावादी मूल्यांकन और डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों की समझ, जैसा कि स्रोत में वर्णित है, भावनात्मक चोट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बौद्धिक बचाव प्रदान कर सकती है। यह हमें अत्यधिक आशावादी या भोली अपेक्षाओं के जाल से बचाता है और दूसरों के व्यवहार को उनकी अंतर्निहित प्रकृति और प्रेरणाओं के संदर्भ में देखने में मदद करता है, जिससे हम अधिक लचीले और भावनात्मक रूप से स्थिर बन सकते हैं। ये पूरी तरह से चोट को खत्म ना भी करे, जैसा आपने कहा, तो भी उसके प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है। और मैं अपनी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार रखूंगी कि जबकि स्रोत द्वारा प्रस्तुत यह समझ कुछ स्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है और शायद भावनात्मक लचीलेपन में योगदान भी कर सकती है,
कभी चोट न लगने का अंतिम और निरपेक्ष दावा एक अप्राप्य और संभवतः अवांछनीय अतिशयोक्ति है। पूर्ण भावनात्मक प्रतिरक्षा का लक्ष्य मानव अनुभव की अंतर्निहित जटिलता, गहरे भावनात्मक जुड़ाव के महत्व और स्वस्थ विश्वासपूर्ण रिश्तों में वल्नरेबिलिटी की आवश्यकता को अनदेखा कर सकता है। मानव स्वभाव केवल स्वार्थ तक ही सीमित नहीं है और मानवीय भावनाओं की गहराई को केवल बौद्धिक विश्लेषण या मानसिक रीफ्रेमिंग से पूरी तरह नियंत्रित या समाप्त नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण को चरम तक ले जाने से भावनात्मक अलगाव और गहरे मानवीय संबंधों का नुकसान हो सकता है। हाँ, स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर हमारे विचार अलग-अलग हैं और शायद पूरी तरह से सहमत होना संभव भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत ने स्रोत सामग्री में प्रस्तुत विचारों की परतों, उनकी शक्तियों और उनकी संभावित सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने में हम दोनों को मदद की है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल। अलग अलग दृष्टिकोणों से किसी विषय पर विचार करना हमेशा हमारी समझ को गहरा करता है। स्रोत सामग्री निश्चित रूप से विचारोत्तेजक है और इसने हमें मानव मनोविज्ञान और भावनात्मक प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर मनन किया जा सकता है। हम अपने श्रोताओं को इन विभिन्न तर्कों पर विचार करने और स्रोत सामग्री के दावों के बारे में अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।